स्टूडेंट्स ग्रेड 10 आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 14 है उस पेज नंबर 78 पे नेक्स्ट टॉपिक था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो किस तरह होती है तो वो कवर कर। इन एंजियोस्पर्म स्टूडेंट्स, ये एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं? ये फ्लावरिंग यानी वो पौधे जिस पे फूल बाकायदा आते हैं तो उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, और जिस पे फूल नहीं आते हैं यानी सिर्फ सीड प्लांट्स होते हैं तो उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जब एंजियोस्पर्म के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके जो पेरेंट प्लांट है इस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, वो भी जिसे हमने स्टूडेंट पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ये ज़्यादा नज़र आने वाली और इंडिपेंडेंट होती है, डिप्लॉयड होती है। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर in this generation. Flower components are arranged इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स के जो फ्लावर के जो कंपोनेंट हैं जो उसके अंदर और चीज़ें पाई जाती हैं तो वो वर्ल्स की शक्ल में पाई जाती हैं, बाकायदा एक घेरे के शक्ल में पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी डायग्राम दिखाऊंगी, फिर आपको मैं बाकी अंडरस्टैंडिंग दूँगी। तो स्टूडेंट्स जो वर्ल्स की हम बात करें तो जो उसका आउटर मोस्ट वर्ल है वो आप देख सकते हैं, ये सेपल्स हैं, ये ग्रीन कलर की पत्तियाँ सी होती हैं, इसको कैलेक्स कहा जाता है। जो कैलेक्स है वो आउटर मोस्ट वर्ल होता है, फिर इसके अंदर जो दूसरा वर्ल वो पेटल्स का आता है, और इस वर्ल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोला। तो इसका जो आउटर मोस्ट वर्ल है वो कैलेक्स है जो सेपल्स पे मुश्तमिल होता है, और जो नेक्स्ट है वो कोरोला है नेक्स्ट वर्ल, और ये इसमें पेटल्स होती हैं। Corolla is the next inner wall and is often colored brightly. Its individual units are leaflets etc. which are the agents of pollination. तो स्टूडेंट्स पेटल्स आपको पता है कलरफुल होते हैं जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं पोलिनेशन के लिए, हमें भी अच्छे लगते हैं। इससे अगला जो वर्ल हमारे पास आता है वो है एंथर। आप देख सकते हैं एंथर है जो कि इसको एंड्रोशियम कहा जाता है, और इससे भी अंदर है गाइनेशियम, जो कि एक जो एंड्रोशियम होता है ये मेल पार्ट होता है और ये थर्ड वर्ल पे मुश्तमिल होता है, और जो गाइनेशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें कार्पल होता है, फीमेल पार्ट को कार्पल कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। फर्दर भी ये सब डिवाइडेड हैं। अब देख सकते हैं कि एंथर है, जो स्टेमन है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंथर और फिलामेंट में मुश्तमिल है। फिलामेंट थ्रेड लाइक मटेरियल है, और जो एंथर है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। The third wall is androecium, is the male reproductive part of the flower, and its units are called stamens. Each stamen has a thread-like filament at the free end of which anther is attached. Anther has pollen sacs. तो इसके अंदर pollen sacs होते हैं जो कि हम फर्दर भी डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम देखेंगे कि जब ये स्पोर्स डेवलप होते हैं पोलन सेक्स के अंदर तो ये हैप्लॉइड होते हैं, और सबसे पहले हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरिक बनता है, और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है इनटू मेल गेमेटोफाइट, और मेल गेमेटोफाइट मेन जो इसमें बात हो रही है वो पोलन ग्रेन की हो रही है। ड्यूरिंग इट द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस। जो माइक्रोस्पोर होता है उसका न्यूक्लियस माइटोसिस की वजह से डिवाइड होता है एंड प्रोड्यूसेस द टू न्यूक्लियाई। तो अब उसमें सिर्फ दो न्यूक्लियाई बनते हैं, और एक ट्यूबनिक न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे को जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। स्टूडेंट्स ये मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो एंथर है, एंथर की क्रॉस सेक्शन दी हुई है। तो एंथर का जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें मज़ीद मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद इसमें स्पोर्स बनना शुरू होते हैं, यानी इसमें 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं एंथर में, और इसमें मियोसिस की वजह से माइक्रोस्पोर्स बनना शुरू होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स जो हमने पहले पढ़ा कि स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रखते हैं, तो ये हैप्लॉइड जनरेशन है। और उसके बाद जनरेटिव, अब उस स्पोर की बात हो रही है कि जो स्पोर डेवलप हुए हैं, ये जो मेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव जो न्यूक्लियस है वो उसमें फर्दर माइटोसिस होती है, और फिर 2 स्पर्म सेल्स वो स्पर्म्स न्यूक्लियस में जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो ट्यूब बनाता है।
पोलन ग्रेन में सेट होना होता है फीमेल पार्ट पे। तो इसको देखते हैं, पहले फीमेल पार्ट को हम अंडरस्टैंड, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसके बाद मैं आपको फर्दर इसकी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है प्रॉपर वो समझाऊंगी। फोर्थ वर्ड गाइनेशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट्स यूनिट्स आर कार्पल। तो हमने जो थर्ड वर्ड है वो इंडोशियम है और उसका यूनिट क्या है, स्टेमन। और हमने फोर्थ वर्ड जो है वो गाइनोशियम है और इसका यूनिट क्या है, कार्पल। और कार्पल किस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ईच कार्पल इज़ मेड अप ऑफ द बेसल ओवरी, मिडल स्टाइल एंड द अपर स्टिग्मा। ये देख सकते हैं, ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल और अपर जो पार्ट है वो स्टिग्मा है और यहाँ पे पोलन ग्रेन सेट होता है। इनसाइड द ओवरी देयर आर 1 to many ओव्यूल्स। तो आप देख सकते हैं अंदर केस में एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। इनसाइड ईच ओव्यूल 1 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एज प्रोड्यूस्ड थ्रू मियोसिस। एक ओव्यूल को अगर देखा जाए तो उसमें एक मैक्रोस्पोर, स्टूडेंट्स हमने वहाँ पे देखा था कि एंथर के अंदर पोलन सेक होते हैं और वहाँ पे एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होता है। इसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होता है, तो स्टूडेंट्स को जहन में रखना है। और इसमें हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर होता है, तो डिफरेंस आपने जहन में रखना है। और ये दोनों ही मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद इनमें माइटोसिस होना शुरू होती है। माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है और मैक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है। तो माइक्रो का हम पढ़ चुके हैं कि उसके नतीजे में जैसे हमने कहा कि जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस माइटोसिस जब होती है तो उसमें ट्यूब न्यूक्लियस और जेनेटिव न्यूक्लियस बनता है। जेनेटिव न्यूक्लियस में फर्दर माइटोसिस होती है तो फिर 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। और ट्यूब न्यूक्लियस का काम है कि ट्यूब जनरेट करना जब फर्टिलाइजेशन के लिए, और 2 स्पर्म्स हैं वो मज़ीद जो है ना डबल फर्टिलाइजेशन में यूज़ होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते कि मैक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट generation. During age, the macrospore undergoes mitosis and produces an egg cell and some associated structures. For example, the fusion nucleus, egg cells are associated structures that are the female gametophyte generations. तो egg cells और जो associated structures हैं वो फीमेल gametophyte में शुमार होती हैं। और मेल में हम देख चुके हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो मेल गेमेटोफाइट में शुमार होता है। तो स्टूडेंट इसके अगले ही जो आपकी बुक पे डायग्राम दी हुई, यहाँ से देखते हैं कि अब ये अगर ओवरी है तो ओवरी में पहले इस तरह से मैक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। जिस तरह वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल एंथर में बनता है, इस तरह से ओवरी में मैक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। फिर उसके बाद मियोसिस के होती है और माइक्रोस्पोर में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। और फिर जो है ना माइटोसिस होना शुरू होती है। माइटोसिस में क्या होता है कि जो ये आप देख सकते हैं कि ये 3 सेल्स हैं, ये एक्स सेल्स हैं जिसमें से कोई एक ही ऐसी होगी जो कि इसमें से फर्टिलाइज होगा और बाकी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे खुद ब खुद। और जो सेंटर में आप देख सकते हैं ये फ्यूजन न्यूक्लियस है और उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 न्यूक्लियस अवेलेबल हैं और ये डिप्लॉयड हैं। ठीक है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन में इसका रोल होगा। जब फर्टिलाइजेशन का हम करेंगे, जो टॉपिक करेंगे तो तब आप उसको हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये तो आपने समझ लिया है कि किस तरह। अब हम देखें कि फर्टिलाइजेशन होती किस तरह है, और अभी हमने मेल और फीमेल पार्ट को ही अच्छे से अभी समझा है। अब इसकी फर्टिलाइजेशन को हम आगे देखेंगे कैसे होती है। व्हेन पोलन ग्रेन्स मैच्योर्स दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा पे आते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड द पोलिनेशन। On reaching the stigma, the tube nucleus of the pollen grain constructs a pollen tube. The pollen tube contains a tube nucleus and the 2 sperms. जैसे कि हम पढ़ चुके थे कि वो ट्यूब न्यूक्लियस और उसमें 2 sperms जो कि जनरेटिव न्यूक्लियस की माइटोसिस के बाद 2 sperms बनते हैं। तो अब इसमें मौजूद हैं। The tube grows through the style and ovary and enters the ovule. ओव्यूल तक ओवरी में और फिर ओव्यूल तक पहुँच जाते हैं। And here it bursts and release the sperms. Both sperms enter the female gametophyte, or one sperm fuses with egg and forms a diploid zygote, and the other sperm fuses with the diploid fusion nucleus. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अदर एक sperm है वो इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, इसके साथ फ्यूज़ करता है एक्सेल को, और
दूसरा जो स्पर्म है वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, उसके साथ फ्यूज़ करेगा। तो इन सेल में से किसी एक सेल के साथ वो फ्यूज़ करेगा जो कि ज़्यादा बेहतर होगी, मतलब बाकी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूज ना हो कि एक स्पर्म तो सिर्फ एक सेल को ही फर्टिलाइज़ कर सकता है, तो ये बाकी एक्स सेल्स का क्या काम है, तो बाकी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जो उसमें सबसे बेहतर उस वक्त कंडीशन में होगी तो वही एग जो है वो स्पर्म जो है वो उसको फर्टिलाइज़ कर देता है। तो स्टूडेंट इससे आगे हम देखते स्टूडेंट इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज़ करे और दूसरा जो स्पर्म है वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करे, और जिससे फिर जो है वो ये इसकी जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो 2n की बजाय 3n हो जाती है, यानी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप होता है। और सिंस दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू फ्यूजन इट इज़ कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इस प्रोसेस को आगे फर्दर कि ये जो पोलन ट्यूब है ये जैसे डेवलप हुई और इसके अंदर दो स्पर्म्स जो हैं वो इस तरह से जा रहे हैं, और जो दो स्पर्म्स हैं, एक स्पर्म ने एग के साथ फर्टिलाइज़ किया और दूसरा स्पर्म ने जो है वो हमारे पास जो था फ्यूजन न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज़ किया, तो उसकी वजह से क्या बना, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप हुआ जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। अब इसका क्या काम है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, ये स्टूडेंट्स बाद में एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा जो कि उस एम्ब्रियो को जो जाइगोट है उसके लिए फूड का सोर्स बनेगा। और ये जो स्टूडेंट जाइगोट है वो इस तरह एम्ब्रियो में बन जाएगा उसका, यानी जो जाइगोट है वो डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू में जो कि इसका फूड है एम्ब्रियो का, और प्रॉपर पे इसके ऊपर सीड कोट आ जाता है। और एम्ब्रियो आप देख सकते हैं कि ये वाला एम्ब्रियो है, और जब ये सीड फेवरेबल कंडीशन में उगाया जाएगा, सोन होगा, तो दोबारा से स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। तो इस तरह ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो चलती रहती है कि गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डेवलप होता रहता है, एक गेमेटोफाइट जनरेशन होती है, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट जनरेशन भी रिपीट होती रहती है। अब हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन के। फ्रेंड्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं तो जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसको समझाते हुए कि वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और जो कि फूड है उसको एम्ब्रियो को फूड बनाने के लिए एक टिश्यू बनाता है। ओव्यूल देन बिकम्स द सीड एंड द ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट। तो जो ओवरी होती है वो फ्रूट में चेंज जाती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज जाता है। व्हेन द सीड्स मैच्योर दे आर डिस्पर्स्ड इन द नेक्स्ट, जो हम उसको सेक्शन उसको डिस्कस भी करेंगे। एंड इफ गेट्स अ सुटेबल कंडीशन देयर एम्ब्रियोज डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट स्टूडेंट आप जब इसको थारो रीड करेंगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, डायग्राम्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।